अलिफ पार्ट 33। मेरे उस्ताद मोहतरम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपसे मिलकर आया हूँ और अभी तक सहरज़दा फिर रहा हूँ। पेरिस फ़ैशन वीक में शिरकत के लिए पेरिस आया हुआ हूँ और हर शाम शांज़े-लिज़े पर दुनिया की चकाचौंध में से गुज़रते हुए आपको याद करता हूँ। खूबसूरत इमारतों के हजूम में, महंगे तरीन ब्रांड्स की यलगार में, दुनिया की इस भीड़ में सुकून सिर्फ इस तख्लीक में है जो आप करते हैं। वहाँ तुर्की के इस छोटे से घर की खामोशी और सुकून शांज़े-लिज़े की इस चकाचौंधी पर भारी पड़ती है। आपके पास इस घर में बैठकर मुझे ना पेरिस याद आता है ना मिलान, मगर यहाँ इस दुनिया में घूमते हुए आपकी बातें और आपकी खताती मेरे साथ घूमती है, मेरा साया बनकर। ना मैं कान बंद कर सकता हूँ ना आँखें, कर भी लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आप तो कहीं दिल और दिमाग का हिस्सा बन गए हैं, या शायद रूह का। बड़ा गलत किया अपने से बेदार करके। अब ये इस हजूम के बीच में रहना ही नहीं चाहती। जहाँ मैं रहता हूँ मुझसे अपने जैसों की सोहबत मांगती है, और वो मैं इसे कहाँ से ला कर दूँ। अब्दुल अली साहब, मैं तो आपके अलावा किसी दूसरे को जानता ही नहीं जिसके पास ये खुश हो जाए, और इसे खुश करने की तलाश में निकलूँगा तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी। वो मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इस दुनिया को पाकर खो देने की हिम्मत मुझ में नहीं है। आप तो मोमिन हैं, आपने कभी दुनिया की तमन्ना की ही नहीं। वो बार बार चलकर आपके पास आई, और आपके पास आई भी तो आपने अपनी रूह के दरवाजे बंद रखे। मगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो दुनिया को पाकर इसे खो दे? कोई ऐसा मिले तो मुझे ज़रूर मिलवाए उससे। इब्राहिम की मुश्किल शायद वो भी आसान कर दे। इस बार आपको देखकर दिल बोझल हुआ, शायद इसलिए भी ज़्यादा याद आ रहे हैं आप। आपको गमज़दा और रंजीदा देखकर मुझे अपने माँ बाप याद आते हैं। मैंने पहली बार जाना, मेरे यूरोप आ जाने और पीछे सारे राब्ते ख़त्म कर देने के बाद वो कैसे तड़पते होंगे। ताहा तो मर गया, मगर मैं तो ज़िंदा होते हुए भी इन्हें तरसा दिया। पता नहीं क्या हुआ था। अब्दुल अली साहब के यूरोप आकर पीछे ना रह गए। रिश्तों को मैं मुकम्मल तौर पर भूल गया था। गांव, घर, माँ बाप, बहन भाई, सब। आज़ाद परिंदा बनकर जीना चाहता था मैं, पर यह याद ही नहीं रहा था मुझे कि आज़ाद परिंदा उड़ता आसमान में है, मगर घोंसला वो भी दरख्त पर ही बनाता है जिसकी जड़ें मिट्टी में होती हैं। आपके ताहा के लिए गम को देखकर मुझे अपने माँ बाप नहीं बोल रहे। आप जालिम नहीं थे, पर मैं जालिम था। जालिम को अपने जुल्म का एहसास हो, पर तब तक मजलूम ही ना रहे, तो फिर जालिम क्या करे। मेरे माँ बाप सालों पहले दुनिया से चले गए और मुझे एहसास ज़िया आज हो रहा है। अब अगर तौबा भी करूं तो किस मुंह से करूं। मेरा दिल चाहता है मैं आपसे आपका गम बांट लूं। काश गम कोई चीज़ होता जो मैं आपसे लेकर कहीं दूर फेंक आता। मैं नहीं जानता आपका पछतावा क्या है जिसका बार बार जिक्र करके आप चुप हो जाते थे। मैं ये भी नहीं जानता था आपके पास क्यों वापस नहीं आया, मगर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसने जो किया क्यों किया होगा। प्यार बहुत कुछ भुला देता है। रब सबसे पहले, माँ बाप इसके बाद, दुनिया सबसे आखिर में। मैं गुज़रा हूँ इस रास्ते से, इसके सब नसीब जानता हूँ, और फराज तो इस रास्ते में कहीं है ही नहीं। इसका क्या जिक्र करूँ। ताहा की बदकिस्मती बस इतनी कि इसकी किस्मत में शो बिज़नेस की औरत लिखी थी। मैं पाकिस्तान के शो बिज़नेस को नहीं जानता, इटली और यूरोप के शो बिज़नेस को जानता हूँ। शो बिज़नेस की औरत में हया नहीं रहती। ये इस पेशे की मजबूरी है, पर वफा क्यों नहीं होती ये वो खुद भी नहीं जानती। ताहा नेक रूता भटक गया। शो बिज़नेस बड़ी जालिम दुनिया, और इस दुनिया से जुड़ने वाले भी। ये शराब बनकर नज़रों को बहकाता है, और तब तक बहकाता ही रहता है जब तक इंसान अंधा ना हो जाए। आपकी बहू एक बुरी औरत थी, इसलिए आपके लिए आजमाइश बन कर आई। लेकिन अब्दुल अली साहब, ये आजमाइश आपकी ज़िंदगी में ना आती तो आपका मर्तबा कैसे बढ़ता। नेकियों के रास्ते में आजमाइशें आती हैं, बुरों के रास्ते में मखमल। ये आप ही तो कहा करते थे ना मुझे। उस्ताद मोहतरम, आपकी बातें आप ही को लिखते हुए शर्म से पानी पानी हो रहा हूँ, पर क्या करूँ। आपको दिलासा देना चाहता हूँ, और इसके लिए मेरे पास लफ्ज़ों के अलावा और कुछ नहीं। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए तो मुझे हुक्म दीजिए। सैयद इब्राहिम उड़ता हुआ आएगा। आपका बेटा नहीं बन सकता, मगर आपका फरमाबरदार ज़रूर हो सकता है। एक गुमराह सैयद इब्राहिम। वो मेज़ पर बहुत सारे कागजात से भरी हुई थी, और इन कागजात में क्या क्या था कोई पहली नज़र में भी नहीं जान सकता था। कल्बे मोमिन ने इस मेज़ पर हमेशा खाना देखा था, या कहवा या फिर अखबार, मगर अब इन तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ दोबारा इस मेज़ पर नहीं आने वाली थी।
वो कितने दिन से वहाँ इस घर में ताज़ियत के लिए आने वालों से मिल रहा था, वो गिनती भूल गया था। वो कितने दिन से वहाँ आने वाली डाक बगैर खुले इस मेज़ पर ढेर करता जा रहा था। उसे ये भी याद नहीं था, वो गम में नहीं था, वो हैरत में भी नहीं था। वो सिर्फ ये बूझने की कोशिश कर रहा था और किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसने आखिरी बार उन्हें आईसीयू में देखा था और इसके वहां पहुंचने के चंद घंटों बाद इनका इंतकाल हो गया था। वो इस हॉस्पिटल में इनको इन आखिरी चंद घंटों में मिलने के लिए आने वाला वाहिद शख्स नहीं था। वो हॉस्पिटल इसके आने से पहले अब्दुल अली के उन शागिर्दों से बड़ा हुआ था जो इनके हॉस्पिटल में होने का सुनकर पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे और कल्बे मोमिन का अब्दुल अली से रिश्ता जानकर इससे ताज़ियत करने लगे थे। कल्बे मोमिन का ख्याल था अब इसे अब्दुल अली की तदफीन के इंतज़ामात करने पड़ेंगे। इसे ये भी नहीं करना पड़ा था। स्टेट की तरफ से इनकी आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी और इन सब में कल्बे मोमिन की जैसे कोई ज़रूरत ही नहीं रही थी। वो बैकग्राउंड में चला गया था, एक खामोश तमाशाई के तौर पर या शायद अचंभे में आ जाने वाली तमाशाई के तौर पर। उन्हें अपनी ज़िंदगी में कल्बे मोमिन की ज़रूरत शायद रही हो, मौत के बाद नहीं रही थी। वो मजमा जो इन्हें दुनिया से रुखसत करने के लिए आया था, वो कहाँ कहाँ से आ रहा था और क्यों आ रहा था। कल्बे मोमिन शुजदर था। वो जानता था अब्दुल अली नामवर ख़तात थे, मगर वो नामवरी कितनी थी कल्बे मोमिन ने इतने सालों में ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। और अब जब वो इनका मकाम देख रहा था तो वो शुजदर था। आधी रात को वो इस मेज़ पर पड़े इन लिफाफों को बारी बारी खोलने लगा था। वो मुख्तलिफ ममालिक के कल्चर मिनिस्टर्स की तरफ से आने वाले ताज़ियती पैगामात थे। दुनिया के बड़े बड़े आर्ट म्यूज़ियम्स और गैलरीज से आए हुए ताज़ियत खतूत। अब्दुल अली का काम कहाँ कहाँ नहीं रखा हुआ था और वो इनका इकलौता पोता इस सबसे बेखबर था। इस घर में रात के इस पहर अजीब सी खामोशी थी और इस खामोशी में अगर कुछ था तो कागज़ों की आवाज़ें या आतिशदान में चटकती लकड़ियों की आवाज़। कल्बे मोमिन ने हाथ में पकड़ा वो सरकारी ख़त मेज़ पर रख दिया जिसमें हुकूमत जापान ने अब्दुल अली के लिए बाद अज़ मर्ग एक सिविल अवार्ड देने की इतला दी थी। इस ख़त में इससे पहले दिए जाने वाले एक और अवार्ड का जिक्र भी था और इस घर में कल्बे मोमिन ने कभी कहीं इन अवार्ड्स में से किसी को नहीं देखा था। इस घर की दीवारों पर मुकम्मल और नामुकम्मल ख़ताती के नमूनों के अलावा कुछ और था ही नहीं। कल्बे मोमिन के अपार्टमेंट के बरक्स जो इसने हर उस सबूत से सजा रखी थी जो दुनिया ने इसके नामवरी के लिए दिए थे, इश्तिहार की तरह। और इसी अपार्टमेंट में खड़े होकर अब्दुल अली से पूछता रहा था कि इन्हें इनके काम ने इतने सालों में क्या दिया। और अब्दुल अली बगैर गिनवाए चुप खड़े इसकी बातें सुनते रहे थे। और अब इनके जाने के बाद इनके सामान में कल्बे मोमिन ने वो सब कुछ देख लिया था या देख रहा था जो दुनिया ने इन्हें दिया था। वो कितने दिन और कितनी रातों से नहीं सोया था, वो जैसे गिनती भूल गया था। उसे अब्दुल अली के बारे में सोचने का भी मौका नहीं मिला था, रोने का भी नहीं, पछताने का भी नहीं। और अब इतने दिनों के बाद रात के इस पहर में वो जैसे यही सारे काम कर रहा था। तो दादा ये थे आप और मैं कल्बे मोमिन, कभी आपको जान ही नहीं पाया या आपने जानने दिया ही नहीं। एक के बाद एक लिफाफा खोलते इन ताज़ियती पैगामात पर नज़र डालते कल्बे मोमिन ने सुन सहन के साथ सोचा था, मुझे सारी दुनिया जानती है, आपको कौन जानता है। आपने ज़िंदगी के इतने साल जिस काम को दिए इसने आपको क्या दिया। और मुझे देखें, मुझे कौन नहीं जानता, उसने दादा से कहा था। लोरिव म्यूज़ियम में उस हफ्ते को द लास्ट मास्टर्स ऑफ मुहक्किकी के नाम किया गया था। कल्बे मोमिन ने हाथ में पकड़े इस इत्तलानामे को भी बेहद खामोशी के साथ कागज़ों के इस ढेर पर रख दिया था जिन्हें खोलते खोलते इसके हाथ थकने लगे थे। लियोरवा से ब्रिटिश म्यूज़ियम से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, अब्दुल अली का काम हर जगह मौजूद था। और अब इनके काम की तस्वीर अखबारात के इस ढेर में मुख्तलिफ हेडिंग्स के साथ थीं जो इस घर में सालों से आता रहा था और इतने दिनों में जमा होते हुए रद्दी के एक ढेर की शक्ल इख्तियार कर गया था। और इस रद्दी के ढेर को कल्बे मोमिन अब खंगाल रहा था इस शख्स के बारे में जानने के लिए जिसको इसने सारी उम्र जानने की कोशिश नहीं की थी। वो इसे तुर्की के बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाना कैसे अफोर्ड कर पाए थे, इसे अमेरिका की इस महंगी यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाते रहे थे, कल्बे मोमिन को आज अंदाज़ा हुआ था। अब्दुल अली के लिए दुनिया जमा करना इतना आसान था, चुटकी बजाते जितना। और वो फिर भी इसकी तरह इस पेट हाउस में नहीं रहते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी लकड़ी के छोटे से घर में गुजार दी थी। वो सारे अवार्ड जो इन्हें दुनिया भर की हुकूमतों और आर्ट एसोसिएशंस की तरफ से मिलते रहे थे, वो इसी घर में पड़े चंद बॉक्सों में बंद थे, धूल मिट्टी और जालों में अटे हुए, यूँ जैसे लेने वाले ने अपने उन एजाज़ात को कभी खोल कर देखा तक ना था।
वो घर ज़िंदगी में पहली बार कल्ब मोमिन के लिए भूल भुलैया बन गया था। वहाँ पड़ी हर चीज़ अकल को खैरा करने वाली, और इस घर का जाने वाला मालिक इसको सारे जवाब देते हुए गूंगा कर गया था। वो उठकर खड़ा हो गया था। दीवारों पर लगी कैलीग्राफीज़ को इसने पहली बार बगौर देखना शुरू किया। और मैं, कल्ब मोमिन, इज़्ज़त और शोहरत में कभी तमीज़ ही नहीं कर सका, नाम और नामवरी का फ़र्क ही नहीं पहचान सका, कामयाबी का मफ़हूम ही नहीं समझ पाया। इन कैलीग्राफीज़ के सामने से गुजरते हुए इसको अब्दुल अली के जनाजे के मनाज़िर नज़र आने लगे थे। वो हज़ारों नहीं लाखों लोग थे जो अब्दुल अली के लिए निकल आए थे, और कल्ब मोमिन इसमें चूंटी जैसा रह गया था। वो ना होता तो भी वो दुनिया से अपना आखिरी सफ़र इसी शान और शौकत से करते, और वो मजमा जो दादत को आखिरी बार रुखसत करने आया था, वो लाखों का मजमा क्या सिर्फ इंसानों का था, या फिर अल्लाह की भेजी हुई हर मखलूक थी इसमें जो अब्दुल अली बिन तुराब को आखिरी सलाम पेश करने आई थी। कल्ब मोमिन ने जैसे अपने आप से पूछा था। वहाँ अब जवाब देने वाला कोई नहीं था। दीवार पर लगी वो खताती के शाहकार रात के इस पहर जैसे अब्दुल अली की ज़िंदगी की दास्तान कल्ब मोमिन को सुनाने में मसरूफ़ थे। हर रंग हर स्ट्रोक पुकार पुकार कर कह रहा था, मेरा लिखने वाला अपने अहद का बड़ा इंसान था। वो अब दूसरे कमरे में पड़ा वो संदूक खोलने लगा था जिसके ऊपर पेंटिंग्स के बहुत सारे ब्रश और रंग पड़े रहते थे, और कल्ब मोमिन ने कभी सोचा नहीं था कि इसके अंदर क्या हो सकता था, मगर अब वो इसे खोल कर बैठा था। वो सारे अवार्ड्स और एजाज़ात इस संदूक में ऊपर नीचे पड़े हुए थे जिनका जिक्र वो कुछ देर पहले इन अखबारात और लेटर्स में पढ़ रहा था। और मैं समझता था अब्दुल अली बिन तुराब को घमंड है, ऐसे काम का घमंड जो बेमकसद है, मगर अब्दुल अली बिन तुराब ने तो अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह की बड़ाई और किब्रियाई बयान करने में सर्फ कर दी। अपनी असमत और बड़ाई बयान करने वाली हर शय को छुपा दी थी उसने उस संदूक को दोबारा बंद कर दिया था। वो ठीक कहते थे, उन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की किब्रियाई बयान की थी। ये कैसे मुमकिन था वो अल्लाह की नज़र में ना रहते। बंद संदूक के ढकने पर हाथ फेरते हुए इसने सोचा था, और मैं कौन हूँ? अल्लाह की बुराई बयान करने से इनकार करने वाला, अब्दुल अली के ख़ानदान का आखिरी फ़र्द। वो उठकर खड़ा हो गया था। खसारा ही खसारा था जो इतने सालों में जमा करता रहा था। इसके सारे असासे अपने मालिक समेत पल भर में बेमोल हो गए थे इस घर में पड़ी चीज़ों के सामने। हम समझते हैं जिन चीज़ों को हम ख़रीद लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, हम इनके मालिक बन जाते हैं। हम इनके मालिक नहीं बनते, इनके ग़ुलाम बनते हैं। वो चीज़ें हमारी मालिक बन जाती हैं। इनकी ज़िंदगियाँ हमारे गिर्द नहीं घूमती, हमारी ज़िंदगी इनके गिर्द घूमने लगती हैं। अब्दुल अली ने एक बार कहा था और वो समझ नहीं पाया था। उसे अब्दुल अली की ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी कभी भी समझ नहीं आती थी, और इसका ख्याल था उसे समझने की कोशिश करना भी नहीं चाहिए, और इन्हें एक नाकाम इंसान समझता रहता था, क्योंकि इसका ख्याल था इनका काम अगर इनके लिए दुनिया की आसाइशात का ढेर नहीं लगा सकता तो वो काम अच्छा काम नहीं था, वो इंसान कामयाब इंसान नहीं था। और अब इनके जाने के बाद कई रातें इस तरह जागते हुए और इस नाकाम इंसान की कामयाबियों को मापने की कोशिश में बेहाल हुआ जा रहा था। अब्दुल अली दीन और दुनिया को साथ लेकर जिए थे, मगर दुनिया को अपने ऊपर हावी किए बगैर। वो कल्ब मोमिन सिर्फ दुनिया समेटने बैठा था, और दुनिया अब ऑक्टोपस की तरह उसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी। वो निकलना चाहता था और निकल नहीं पा रहा था। वो भागना चाहता था और इसकी टांगें शल थीं, और कल्ब मोमिन को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ज़िंदगी में बड़े सही वक्त पर सारे पर्दे इसकी नज़रों के सामने से हटे थे, मगर बड़े गलत वक्त पर उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में दोबारा से सोचना पड़ गया था। उसे अपने अपार्टमेंट के लॉन्च में लगी हुई अब्दुल अली की वो पेंटिंग याद आई जो उन्होंने उसे फ़िल्म मेकिंग को करियर बनाने का फ़ैसला करने पर इस साल उसे सालगिरह पर दी थी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ता दिखा। वो सीधा रास्ता जो न GPS दिखा सकता था न अकल, वो रास्ता जो दिल की गलियों से गुजरकर रूह तक पहुंचता है और सिर्फ ईमान की रोशनी में नज़र आता है। कल्ब मोमिन अब ईमान कहाँ से लाता? वो इस रात अब्दुल अली के घर में बेमकसद फिरता रहा था, एक एक कमरे के 100 चक्कर काटते हुए अंदर बाहर। पता नहीं क्या था जो गुम हुआ था, पता नहीं क्या था जो वो ढूंढना चाहता था या ढूंढ रहा था। दूसरी जानिब मोमिना सुल्तान जनूबी एशिया की वो पहली एक्ट्रेस बन गई हैं जिन्होंने स्पोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल के लिए ऑक्सफोर्ड जीता है। आप क्या तासुरात रखती हैं? रेड कार्पेट पर शैली से इंटरव्यू ने
पूछा था। वो एक अवार्ड में शिरकत के लिए वहाँ मौजूद थी, मगर अवार्ड शो से पहले होने वाले वो रेड कार्पेट पिछले वीकेंड पर मोमिना सुल्तान की जीत से शुरू होकर बार बार इसी पर ख़त्म हो रहा था। वो गैर मुतवक्का थी, नाकाबिले यकीन थी, मगर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए वो बेपनाह खुशी और फ़ख्र का बाइस बनी हुई थी। पाकिस्तानी मीडिया पिछले कुछ महीनों से इसके ऑस्कर के लिए नामजदगी को भी इस तरह कवरेज देता आ रहा था जैसे वो सिर्फ नामजद होने पर ही जीत गई हो और इसका सफ़र बस इतना ही था। मगर वो नामजद होने के बाद ऑस्कर जीत भी जाएगी, इसका यकीन किसी को अभी तक नहीं आ रहा था। वो पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के बड़े और यादगार लम्हों में से एक था और अब अगर इसकी गूंज बार बार सुनाई दे रही थी तो ये किसी के लिए भी अचंभे की बात नहीं थी। शैली ने अपनी पलकें बेहद मसनूई अंदाज में चिपकाईं। अपने गाउन को सीधा करते हुए इसने इंटरव्यूअर से के बजाय कैमरे को देखते हुए बेहद जज्बाती अंदाज में कहा, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। मैंने ख़ास तौर पर अकेडमी अवार्ड शो की इस तकरीब को मोमिना सुल्तान के लिए लाइव देखा था और जब इनका नाम विनर के तौर पर पुकारा गया तो मैं इतनी चीखें मारी खुशी में कि इतनी चीखें तो मोमिना सुल्तान ने भी नहीं मारी होंगी। शैली बेहद जज्बाती अंदाज में बात करती जा रही थी। मैं बता नहीं सकती अपनी फीलिंग्स, उसने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। इंटरव्यूअर ने इस बात को दरमियान से काटते हुए बेहद गैर जज्बाती अंदाज में अगला सवाल किया, आज किसी डिज़ाइनर को पहना हुआ है आपने? यानी आज किस डिज़ाइनर को पहन कर आई हैं आप? शैली एकदम गड़बड़ाई थी। अभी तो इसने जज्बाती अंदाज में अपनी आंखों में आने वाले वो आंसू भी साफ करने थे जो उमड़ ही नहीं रहे थे। तभी इसके रेड कार्पेट पर मोमिना सुल्तान के बारे में दिए गए कमेंट्स को झिल्कियों में जगह मिलती। हाँ ये HSY है एज़ ऑलवेज़। इसने लम्हा बार लगाया था जज्बाती से गैर जज्बाती होने में। अब वो अपना गाउन झटक कर दिखा रही थी। किसी दूसरे की कामयाबी के बारे में बात करने से ज़्यादा तकलीफ का काम दुनिया में कोई नहीं होता, और वो भी अपने शोबिस के साथियों के बारे में। शैली ने दिल ही दिल में इतराफ़ किया। मोमिना सुल्तान पर हसद और रश्क वो कर चुकी थी, अब इससे मुवाजना और मुकाबले का मसला था। आपकी अगली फिल्म कल्बे मोमिन के साथ है, वो कब शुरू हो रही है? इंटरव्यूअर गाउन को सहराने के बाद सीधा इसकी दुखती रग पर आया था। कल्बे मोमिन की स्पिरिचुअल फ़िल्म, जो अब ये फ़िल्म इंडस्ट्री में कल्बे मोमिन की नफसियाती फ़िल्म के तौर पर मशहूर थी। हाँ, वो बहुत जल्द अपडेट दूंगी, जल्दी। शैली ने मुस्कुराहटों के जलवे बिखेरते हुए जैसे अपनी इज्जत बचाई और दिल ही दिल में कल्बे मोमिन को 4 गालियाँ और दी। वो इतने महीनों से गधे के सर से सींग की तरह गायब था और वो इस फिल्म की डेट्स देकर फंस गई थी और दुनिया मोमिना सुल्तान का तवाफ़ करने में मशगूल थी। इस वक्त हम मोमिना सुल्तान के पुराने घर के सामने मौजूद हैं। ये वो इलाका है जहां मोमिना सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा वक्त गुजारा और यहाँ पर लोगों की खुशी दीदनी है। हम इनके एक हमसाये से भी बात करके हटे हैं और अब हम इनके इलाका के एक और साथी से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनके तासुरात आपको सुनवाते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर खुशी और पसीने दोनों से बेहाल था और गली में इसके गिर्द लोगों का हजूम था जो हर कीमत पर कैमरे के फ्रेम में आने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्टर अब झूमर से बात करने लगा था। मैं तो जी इस दिन से नाच रही हूँ जिस दिन से अवार्ड मिला है, रुक ही नहीं रही जी। मुझे तो हमेशा से पता था कि मोमिना बाजी ने कोई बड़ा ही काम करना है, मैं तो कहती थी इन्हें। झूमर ने शायद और भी कुछ कहना चाहा था, मगर न्यूज़ रिपोर्टर ने मुदाखलत करते हुए इनकी बात को बीच में काट दिया और वापस स्टूडियो चलने का ऐलान किया। LED पर अब वो न्यूज़ कास्टर आने लगी थी जो स्टूडियो में बैठी हुई थी। अभी अपने स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मोमिना सुल्तान के ऑस्कर की जीत के बाद आवाम का रद्द-ए-अमल और इनके अपने नए और पुराने इलाके के रिहायशियों के इनके साथ इस जीत पर तासुरात। हम आपको यहाँ ये बताते चलें कि मोमिना सुल्तान पिछली रात पाकिस्तान वापस आ चुकी है और हमारे चैनल से ही इनकी वापसी पर एयरपोर्ट पर सबसे पहले इनसे बात की थी। इनके साथ तफसीली इंटरव्यू कल शाम 7 बजे नशर किया जाएगा। कल मोमिना सुल्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की दावत पर इनसे मिलने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाएंगी और इसके बाद परसों ईवान सदर हमारा चैनल इनके अगले 2-3 दिन की तमाम मसरूफियात की कवरेज आपके सामने इसी तरह वक्तन फ़वक्तन पेश करता रहेगा। न्यूज़ कास्टर बोलती जा रही थी और इसकी गुफ्तगू के दौरान चलने वाली न्यूज़ टिकर्स में मोमिना सुल्तान के अकेडमी अवार्ड जीतने की खबर बार बार दोहराई जा रही थी और इसके साथ साथ मोमिना सुल्तान के अवार्ड के साथ पाकिस्तान लूटने की खबर भी। इसके अवार्ड जीतने की फुटेज इस वक्त बहुत से चैनल्स पर 2 दिन पुरानी खबर होने के बावजूद बार बार चलाई जा रही थी। वो रीडिंग लाने वाली खबर थी, वो कैसे इसे बार बार चलाना छोड़ देते।
मोमिना सुल्तान के घर के लॉन्च में इस एलईडी के सामने बैठे सुल्तान और सुरैया जैसे पलके चिपकाए बगैर चुपचाप इस चैनल पर आने वाली वो खबरें और न्यूज़ रिपोर्ट देख और सुन रहे थे। और वक्तन फ़वक्तन चैनल बदल बदल कर हर चैनल पर मोमिना और इसकी जीत के हवाले से आने वाली हर खबर को इस तरह देखते और सुनते जैसे वो पहली बार सुन रहे हों। ये इनकी ज़िंदगी के सबसे शानदार और यादगार लम्हे थे। वो जैसे रिवाइंड कर करके इन लम्हों को गुजर जाने से रोक रहे थे। जितनी मुबारकबादें इन्होंने वसूल करनी थी पिछले वो 2-3 दिन से वसूल कर रहे थे। अब इन दोनों के फ़ोन खामोश थे, इस घर की तरह जहां वो पिछले कई महीनों से रह रहे थे। ज़िंदगी में ऑस्कर शायद वो आखिरी चीज़ भी ना होती जिसको मोमिना का नसीब बनते देखने का ख्वाब वो देखते, मगर वो एहसास किसी ख्वाहिश, किसी दुआ, किसी ख्वाब के बगैर ही मोमिना सुल्तान की झोली में आन गिरा था। और सुल्तान और सुरैया को खुश होना भी नहीं आ रहा था, फ़ख्र करना तो इसके बाद की बात थी। वो लाउंज जहां इस वक्त वो बैठे एलईडी पर खबरें देख रहे थे वो फूलों के गुलदस्तों से भरा हुआ था। वहां फूलों के छोटे बड़े गुलदस्तों का अंबार था और गुलदस्तों का ये सिलसिला पिछले चंद दिनों से फ़िलहाल थम नहीं रहा था। और हर बार जब मुलाजिम को गुलदस्ता अंदर लेकर आता सुल्तान और सुरैया बच्चों की तरह खुश होते, यूँ जैसे वो गुलदस्ता इन्हीं के लिए आया हो। इस घर के हर कमरे में इस वक्त फूल ही फूल रखे हुए थे और सुल्तान और सुरैया जैसे इनकी निगहबानी कर रहे थे। वो आते जाते किसी न किसी गुलदस्ते की पोजीशन या जगह बदलते रहते। मेरी मोमिना का नसीब बड़ा ऊंचा है, याद है ना, मैं हमेशा तुझसे कहता था। सुल्तान ने बिलाकर इस न्यूज़ बुलेटिन के खात्मे पर वो जुमला दोहराया जो वो पिछले चंद दिनों में कई बार दोहरा चुका था। और सुरैया ने हमेशा की तरह इसी तरह सुना जिस तरह पहली बार सुन रही हो और सुनकर हंस पड़ी थी, यूँ जैसे अपनी हंसी से सुल्तान के जुमले पर मोहत तस्दीक कर रही हो। मोमिना वाकई तस्वीर वाली है, वो बड़बड़ाई थी अजीब सी कैफियत में। याद है ना, इसके बाद जहांगीर हुआ था, उसने सुल्तान को इसकी खुशकिस्मती का एक और सबूत पेश किया। हाँ, 4 साल बाद सुल्तान ने बेसख्ता कहा और चैनल बदला। वो ऑस्कर भी इनके दिलों और जहनों से जहांगीर का खुर्च नहीं सका था, यानी जहांगीर की यादों को मिटा नहीं सका था। सुरैया के फ़ोन की घंटी ने एकदम जैसे इसकी यादों पर बंद बांधा। वो अक्सा का फ़ोन था। ये मोमिना कहाँ है आंटी, मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ इसे, फ़ोन बंद करके बैठी हुई है और यहाँ मेरे पीछे मीडिया वाले लगे हुए हैं और मैं इन्हें रोक रोक कर पागल हो रही हूँ। अब अगर आपके घर की बेल बजना शुरू हो तो फिर मुझे मत कहिएगा। अक्सा ने फ़ोन पर सुरैया की आवाज़ सुनते ही मशीन की तरह बोलना शुरू कर दिया था और इसने सुरैया को कोई जवाब देने का मौका भी नहीं दिया था। सो रही है शायद, पर मैं देख कर आती हूँ, तुझे पता तो है लंबी फ्लाइट से आई है, थकी हुई होगी, वरना गैर जिम्मेदार तो नहीं है वो। सुरैया कुछ गड़बड़ा कर इसकी सफाइयाँ देते हुए फ़ोन लिए मोमिना के कमरे में आई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था लेकिन लॉक्ड नहीं था। मोमिना, मोमिना, सुरैया इसे पुकारते हुए फ़ोन लिए दरवाज़ा खोलकर अंदर गई थी। वो कमरे के कोने में ज़मीन पर पड़े रैक पर बैठी अपने गोद में कुरान पाक रखे उसे पढ़ने में मसरूफ़ थी। कमरे में रोशनी सिर्फ इसी एक कोने में थी जहां वो बैठकर कुरान पाक पढ़ रही थी। सुरैया के आवाज़ पर इसने सर उठाकर माँ को देखा था। बेटा, अक्सा का फ़ोन है, कब से तुम्हें फ़ोन कर रही है, तुमने फ़ोन बंद किया हुआ है, इससे बात कर लो, सुरैया ने उससे कहा था। अम्मा, मैं थोड़ी देर में करती हूँ इसे फ़ोन, आप बता दें इसे, उसने कुरान पाक बंद करते हुए सुरैया से कहा था। सुरैया फ़ोन पर अक्सा से बात करते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई थी। इस कमरे की खामोशी जो चंद लम्हों के लिए गायब हुई थी अब फिर वापस लौट आई थी। मोमिना सुल्तान ने हाथ में पकड़े इस कुरान पाक को तज़ीमन माथे से लगाते हुए बंद किया था। वो वही नुस्खा था जो अब्दुल अली के हाथ का लिखा हुआ था और जो मास्टर इब्राहिम ने इसे तोहफे के तौर पर दिया था। वो जब भी उसे खोलती थी पूरी दुनिया की भाग दौड़ जैसे रोक दिया करती थी। वो खामोशी और सुकून में बैठकर इसकी तिलावत करते हुए अपने अंदर झांकती रहती थी। सोचने के लिए सिर्फ इसके पास इतना ही वक्त होता था। अब बाकी सिर्फ रूटीन थी जो इस कुरान पाक के बंद होते ही दोबारा शुरू हो जाना थी। इसका 1 मिनट और 1 घंटा अब मैकानिकी था, प्लान्ड, शेड्यूल्ड। कुरान पाक बंद करके भी वो इसी तरह कुछ लम्हे के लिए आलती पालती मारे बैठी कमरे के नीम अंधेरे में जगह जगह रखे फूलों के गुलदस्ते देखती रही जिनकी खुशबुएं एक दूसरे में मदगम हो रही थी और जिन पर इनके भेजने वालों के नाम के कार्ड्स लगे हुए थे। श्रेया ने इसके कमरे में गुलदस्ते रखते हुए सिर्फ इनकी खूबसूरती देखी थी, भेजने वाले का नाम नहीं देखा था और मोमिना ने भी नहीं देखे थे। इसने कुरान पाक सामने पड़ी छोटी मेज़ पर रख दिया था। घुटने सुकेर कर इसके गिर्द बाजू फैलाते या लपेटते वो इस तरह खामोश बैठी अपने फूलों से भरे हुए कमरे को देखती रही। वो अरूज के दिन थे और वो अरूज से पहले ज़वाल से गुजर कर आई थी। अरूज पर एतबार करती तो कैसे करती। दिस टू शैल पास, ये भी वक्त गुजर जाएगा। वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ इन सब फूलों को देखकर बड़बड़ाई थी।
इसी कमरे में बहुत सारे फूलों के दरमियान ऑस्कर की वो ट्रॉफ़ी भी रखी थी जिस पर खड़ा सुनहरी मुजस्समा इसके कमरे की धुंधली रोशनी में भी चमक रहा था। आपा, तुमने बहुत बड़ा स्टार बन जाना है, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हॉलीवुड में काम करोगी, फिर ऑस्कर लेने जाओगी, फिर स्पीच करना और मेरा थैंक यू करना कि अगर जहांगीर ना होता तो। इसके कानों में जहांगीर की आवाज़ गूंजी थी। वो जाने से पहले जैसे इसे इसकी किस्मत का हाल बताकर गया था और मोमिना ने ऑस्कर लेते हुए जहांगीर को वो अवार्ड डेडिकेट किया था, बिल्कुल इसी के अल्फाज में जिनका वो इसे बार बार कहा करता था। जहांगीर ना होता तो मोमिना सुल्तान आज ये अवार्ड लिए यहाँ खड़ी ना होती। इसके होने से मुझे एक अदाकारा होने का एजाज़ हासिल हुआ, इसके ना होने से एक सितारा। वो कहीं आसमान में आज ये ट्रॉफ़ी थामे मुझे देख रहा होगा और मुंतज़िर होगा कि मैं इसका नाम लूँ और शुक्रिया अदा करूँ। तो जहांगीर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम ना होते तो कुछ भी ना होता। इसके कानों में अपनी बढ़ाई हुई आवाज़ और गूंजती हुई तालियों में जहांगीर के लिए कहे हुए अल्फाज इस खामोशी में भी बाज़गश की तरह गूंजने लगे थे। वो पिछली रात पाकिस्तान आई थी और आने के बाद सबसे पहले जहांगीर की कब्र पर गई थी इसे ऑस्कर दिखाने। यूँ जैसे इस ऑस्कर को हासिल करने का सारा मकसद ही ये था। मेज़ पर पड़ा फ़ोन उठाकर उसने इसकी स्क्रीन वो एरोप्लेन मोड पर था और बेहद शांत था। ना वहाँ कोई बेकाम था, ना कोई मिस्ड कॉल, ना कोई आने वाली कॉल, ना कोई आने वाली मीटिंग की याद आनी। और अब वो इसे ऑन करती तो यकदम बार बार इसे अपना सांस बहाल करने की जद्दोजहद करनी पड़ती थी। नामवरी के लिए, शोहरत के लिए, कामयाबी के लिए, रिज़्क के लिए, ये सब अब था इसके पास। इनमें से किसी चीज़ के लिए भागना नहीं पड़ता था उसे, मगर उसके आगे क्या था और इस सब के बाद क्या था, ये वहाँ बैठे हुए इसकी समझ में नहीं आ रहा था। व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑफ इस्टेसी, उसने पीरे कामिल में एक जगह पढ़ा था और अब वो खुद से ही वही सवाल कर रही थी। कामयाबी के बाद क्या, इससे बढ़कर और क्या? यार, कोई इस तरह थोड़ी करता है जिस तरह मोमिन भाई ने किया है। ठीक है, दादा की डेथ हो गई, लेकिन महीनों गायब हो जाओ, ना मैसेज का जवाब दो, फ़ोन उठाओ, ना ईमेल खोलो, अगला खबर हो जाए। दाऊद इस शाम बुरी तरह तपा हुआ था। वो मोमिन के ऑफिस में बैठा हुआ था और ये इसकी और टीना के रोज़ की रूटीन थी। वो बेमकसद वहाँ बैठे रहते थे, काम के लिए नहीं, करने के लिए कोई नहीं था और जो भी था वो अल्तवा पर चला गया था क्योंकि मोमिन यहाँ नहीं था और इसके बगैर कंपनी का कोई काम नहीं हो सकता था। वो दोनों कंपनी के बाकी लोगों की तरह हर रोज़ आते और बैठकर मोमिन के नंबर्स पर कॉल्स और ईमेल एड्रेसेस पर मैसेजेस करते रहते और फिर थक हार कर उठ जाते। वो तुर्की में था, मगर किस हालत में था वो ये भी नहीं जानते थे, मगर वो अब तंग आ चुके थे। बगैर पे के इतने महीनों से बैठे हैं और मोमिन भाई को एहसास तक नहीं है। दाऊद वाकई पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। मैं तो अब पहली फुर्सत में कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लेना चाहती हूँ, या जहाँ से भी मुझे लेटर आ गया। टीना ने जैसे ऐलान किया था, वो मेरी तो किस्मत ख़राब है, जहाँ अप्लाई कर रहा हूँ आगे से कोई जवाब ही नहीं मिलता। दाऊद ने जैसे अपना अलमिया दोहराया। इससे पहले कि टीना कुछ कहती, दरवाज़ा खोलकर एक शख्स अंदर आया था और पहली नज़र में टीना और दाऊद ने इसे पहचाना ही नहीं था। वो कल्बे मोमिन था। आंखों के गिर्द हल्के भरी हुई शेव, बेतरतीब बालों के साथ वो दोनों बेख्तियार अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हुए थे। मोमिन भाई, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, आप कब आए? दाऊद ने बेख्तियार लपक कर इससे गले मिलते हुए कहा। अभी 1 घंटा पहले। एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस ही आया हूँ ये स्क्रिप्ट देने। कल इस पर मीटिंग करूँगा तुम लोगों के साथ। फ़िलहाल घर जा रहा हूँ। वो कहते हुए इनकी मेज़ पर एक स्क्रिप्ट रखता हुआ रुके बगैर, इनकी कोई बात सुने बगैर वहाँ से चला गया था। दाऊद ने मेज़ पर पड़ा हुआ वो स्क्रिप्ट उठाया। इसके पहले सफ़र पर लिखा था, अलिफ, अ स्टोरी एंड फिल्म बाय कल्बे मोमिन। ये तो तुर्की में बैठकर ये करते रहे थे। इसने जैसे बेयकीनी के आलम में इस स्क्रिप्ट के सफ़े उलटते हुए कहा था। मेरा सवाल ये है कि इस ऑस्कर को पढ़ेगा कौन? आई रिपीट, मेरा सवाल यह है कि इस स्क्रिप्ट को पढ़ेगा कौन? टीना ने इसकी बात के जवाब में इतनी ही संजीदगी से कहा था। दोनों को ही पढ़ना होगा। अगर मीटिंग है तो ज़ाहिर पूछेंगे वो कहानी के बारे में। दाऊद ने कहा था, तुम पढ़कर सुना देना मुझे कहानी। मैं अपनी रात इसे पढ़ने में ज़ाया नहीं कर सकती। मेरा मोटिवेशनल लेवल इस वक्त बहुत लो है। वैसे ही टीना ने अपनी चीज़ें समेटते हुए अपने बैग में डाली। वो ऑफिस से निकलने के लिए तैयार हो रही थी। जारी है। नावल का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।